तो दोस्तों आज 19 नवंबर 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से चीनी बीमारी को लेकर WHO की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि WHO पूरी दुनिया की एक ऐसी संगठन है जो कि बीमारियों का और दवाइयों का देखरेख करती है। आपको बता दें ये वही संगठन है जिसने चीनी बीमारी को पूरी दुनिया के लिए महामारी घोषित किया था। तो इसी संगठन की तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर आई है चीनी बीमारी को लेकर। तो अभी हम आपको उसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में हमारे भारत देश के लिए चीनी बीमारी को लेकर और लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में फिर से लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन ये लॉकडाउन पहले जैसा नहीं होगा, बल्कि इसमें कुछ बदलाव होंगे। लेकिन कई इलाकों में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाएगी। कई सारे बाजार बंद हो सकते हैं और साथ ही में स्कूल भी बंद हो सकते हैं। तो नए लॉकडाउन को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है, तो अभी हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक नए स्मार्टफोन की खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में रोल होने वाला स्मार्टफोन आने वाला है। ये फोन ऐसा होगा कि अगर आपके फोन की स्क्रीन की चौड़ाई 3 इंच है तो रोल होकर वो छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आज पीएम मोदी का फिर से एक भाषण आने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 45,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 89,57,905 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,31,617 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले लोगों की टोटल संख्या 83,81,647 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,42,627 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिर्फ चीनी बीमारी की दवा आने से नहीं रुकेगी महामारी। जानिए WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने क्या कहा है। जी हाँ, हम आपको वीडियो के शुरू में बता चुके हैं कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरी दुनिया की एक ऐसी संगठन है जो कि दवाइयों का, बीमारियों का, इसके अलावा महामारियों का देखरेख करती है पूरी दुनिया के लिए। आपको दोबारा बता दें कि WHO वही संगठन है जिसने चीनी बीमारी को पूरी दुनिया के लिए महामारी घोषित किया था। आपको बता दें इसी संगठन की तरफ से ये सारे सुझाव दिए गए हैं कि चीनी बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसके अलावा मास्क वगैरह पहनना है। तो इसी संगठन की तरफ से चीनी बीमारी की दवा को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा रिपोर्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं कि चीनी बीमारी महामारी पर लगाम लगाने के लिए दुनिया की कई बड़ी कंपनियां काफी समय से चीनी बीमारी की दवा बनाने के काम में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच WHO का बड़ा बयान आया है। WHO की ओर से कहा गया है कि चीनी बीमारी की सिर्फ वैक्सीन आ जाने से इस महामारी पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगेगी। WHO के मुताबिक चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा चीनी बीमारी से लड़ाई में अब तक मौजूद संसाधनों की तरह ही एक हथियार होगी। यानी जिस तरीके से हम मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, तो हमारे ये हथियार है चीनी बीमारी से लड़ने के लिए। तो इसी तरीके से जो दवा आएगी तो वो भी एक हथियार होगी चीनी बीमारी से लड़ने के लिए। WHO का कहना है कि सिर्फ वैक्सीन इस महामारी पर लगाम लगाने के लिए काफी नहीं होगा। दवा आने के बावजूद हमें हेल्थ प्रोटोकॉल, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का ख्याल रखना होगा। तो ये खबर पूरी दुनिया के लिए और हमारे भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि ये सारी बातें WHO ने कही हैं। तो अगर चीनी बीमारी की दवा आ भी जाएगी तब भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क पहनना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो स्कूल खुले और बच्चों तक पहुंच गई चीनी बीमारी। हरियाणा के स्कूलों का सर्वे, 83 छात्र आए चीनी बीमारी की चपेट में। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के बीच तमाम एहतियातों के साथ अलग अलग राज्यों में स्कूलों को खोले जाने लगा है। इसी बीच हरियाणा से जो रिपोर्ट सामने आई है वो आपको परेशान कर सकती है। दरअसल रेवाड़ी के 12 स्कूलों में एक सर्वे किया गया। इस दौरान 72 बच्चे चीनी बीमारी पॉजिटिव पाए गए हैं। इतना ही नहीं, जिंद में भी मंगलवार को 66 लोगों पर यह सर्वे किया गया, जिनमें 8 टीचर और 11 स्कूली बच्चे चीनी बीमारी के पॉजिटिव पाए गए हैं और इसकी पुष्टि की गई है। दोस्तों इस खबर से ये पता चलता है कि जिस तरीके से धीरे धीरे स्कूल खुल रहे हैं तो चीनी बीमारी भी एक बार फिर से बढ़ रही है। हरियाणा राज्य की तरफ से ये पहला मामला आया है कि स्कूलों को खोलने के बाद अब बच्चे भी चीनी बीमारी की चपेट में आने लगे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जिन स्कूलों से चीनी बीमारी के मामले
मामले सामने आए हैं उन्हें फिर से 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है, यानी कि वो सभी स्कूल बंद हो चुके हैं। मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। चीनी बीमारी की वजह से पूरे सिस्टम को बंद नहीं किया जा सकता। यानी शिक्षा मंत्री का कहना है कि जिन स्कूलों में चीनी बीमारी के बच्चे पाए गए थे तो हमने उन स्कूलों को एक बार फिर से 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया है, लेकिन चीनी बीमारी की वजह से हम पूरे सिस्टम को बंद नहीं कर सकते। दोस्तों, इन रिपोर्ट से और इन खबरों से हमें ये मालूम चलता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से कई सारे प्रतिबंध लग सकते हैं, यानी कि एक बार फिर से कई स्कूल बंद हो सकते हैं। इसी की एक बड़ी मिसाल दिल्ली सरकार की तरफ से आई है। आपको बता दें, दिल्ली में लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन लॉकडाउन जैसा ही कुछ होने वाला है। तो वो क्या होगा आप देख सकते हैं अगली रिपोर्ट में। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। बोले दिल्ली में लॉकडाउन की योजना नहीं, लेकिन बाजारों में लागू हो सकती है कुछ पाबंदियां। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार की लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन चीनी बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए जरूरत पड़ने पर कुछ दिनों के लिए बाजारों पर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। उन्होंने दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों से कहा कि लॉकडाउन महामारी का कोई समाधान नहीं है। यानी मनीष सिसोदिया का कहना है कि बार बार लॉकडाउन लगाने से चीनी बीमारी का हल नहीं निकलने वाला। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि हमें चीनी बीमारी से निपटने के लिए चिकित्सीय प्रबंधन करने होंगे, जो कि सरकार कर रही है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि दिल्ली में 28 अक्टूबर से चीनी बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी थी। दिल्ली में उस समय ऐसा पहली बार हुआ था कि एक दिन में 5000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, लेकिन 11 नवंबर को दिल्ली को वो दिन भी देखने को मिला कि एक दिन में 8000 से ज्यादा चीनी बीमारी के मामलों की पुष्टि हुई। तो इसी की वजह से अब दिल्ली में कई तरीके के प्रतिबंध लागू होने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि इस तरीके के प्रतिबंध सिर्फ दिल्ली में रहेंगे, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जहाँ पर भी चीनी बीमारी के मामले बढ़ेंगे तो वहाँ पर इस तरीके के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार किस तरीके के प्रतिबंध लगा सकती है, आइए आपको बता देते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक बाजारों को कुछ दिनों के लिए बंद किया जा सकता है, या बाजारों में ऑड इवन का नियम भी लागू किया जा सकता है, यानी कि एक दिन 1 नंबर की दुकान खुलेगी तो एक दिन 2 नंबर की दुकान खुलेगी। आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर कई सारे बाजार और कई सारी दुकानें बंद हो सकती हैं। तो ये पहले वाला लॉकडाउन तो नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत लॉकडाउन से मिलता जुलता है। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली में जो भी बड़े बड़े मार्केट हैं, जो भी बड़े बड़े बाजार हैं, जैसे करोल बाग या सरोजनी नगर या चांदनी चौक या सदर बाजार, तो जो भी इस तरीके के बाजार हैं या जो ऐसे बाजार हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, तो उनको बंद करवाया जा सकता है। और ये सारी चीजें की जा रही है चीनी बीमारी को रोकने के लिए, यानी कि आपकी सुरक्षा के लिए। आपको बता दें, इसी बीच एक और बड़ी पाबंदी की खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब शादियों में दिल्ली के अंदर से 50 मेहमान शामिल होंगे। आपको बता दें, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने इस बात की इजाजत दे दी थी कि एक शादी के अंदर 200 की संख्या में मेहमान जा सकते हैं, लेकिन उसे एक बार फिर से घटाकर 50 कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप भी चीनी बीमारी के बने हुए नियमों का पालन कीजिए। अगर आपके इलाके में, आपके शहर में चीनी बीमारी के मामले बढ़ने लगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके शहर में भी प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा। तो लॉकडाउन को लेकर और चीनी बीमारी को लेकर पूरे देश के लिए ये एक बड़ी रिपोर्ट थी। चीनी बीमारी के नियमों से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि दिल्ली से नोएडा आने वाले मेट्रो यात्रियों की भी होगी चीनी बीमारी की जांच। सब्जी, फल और दूध बेचने वालों पर रखी जाएगी खास नजर। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बढ़ती चीनी बीमारी की रफ्तार को देखते हुए नोएडा जिला के प्रशासन ने बुधवार से दिल्ली से आने वाले यात्रियों की रैंडम जांच शुरू कर दी है। यानी कि जो भी लोग दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं तो उनकी चीनी बीमारी की जांच की जा रही है। अब जो बड़ी खबर आई है उससे ये पता चला है कि जो लोग मेट्रो के जरिए जाएंगे तो उन लोगों की भी चीनी बीमारी की जांच की जाएगी। साथ ही में ये जानकारी आई है कि जो लोग सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं और दूध बेचने वाले हैं, तो ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाएगी, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सभी को मुफ्त में मिले चीनी बीमारी की वैक्सीन, वर्क फ्रॉम होम कोई स्थायी हल नहीं है, नारायण मूर्ति का बयान। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी की वैक्सीन को यानी कि दवा को सफल बनाने के लिए पूरी दुनिया भर में काम चल रहा है। इसके ट्रायल चल रहे हैं और इसकी चर्चाएं भी हो रही हैं। इसी बीच इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा है कि जब चीनी बीमारी की वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी तब देश के हर व्यक्ति को चीनी बीमारी की दवा मुफ्त लगाई जानी चाहिए और किसी से भी उसके लिए कोई पैसे नहीं लिए जाने चाहिए। नारायण मूर्ति कहते हैं कि उनका मानना है कि चीनी बीमारी की वैक्सीन एक पब्लिक गुड न्यूज होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ये चीनी बीमारी की वैक्सीन सबके लिए मुफ्त होनी चाहिए। इसके लिए वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियों को संयुक्त राष्ट्र या देश की ओर से मुआवजा भी मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे और इसके लिए भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें भाजपा की तरफ से ये वादा किया गया है कि चीनी बीमारी की वैक्सीन सभी लोगों को मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि नारायण मूर्ति ने यह भी कहा कि जो वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम है वो सही नहीं है, यानी कि हमेशा ही घर से काम करना। उन्होंने कहा कि भारत में ज्यादातर लोगों के घर छोटे होते हैं, जिसकी वजह से काम पर सही से ध्यान नहीं लग पाता है और इसमें दिक्कत होती है। भारत सरकार अगर नारायण मूर्ति के इस सलाह पर कुछ गौर करेगी तो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि सभी लोगों को चीनी बीमारी की वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त दी जाए। वैसे आपको बता दें कि चीनी बीमारी की दवा के लिए और इससे जुड़े जो भी काम है तो इसके लिए एक बजट तैयार किया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सभी
व्हाट्सएप यूजर के लिए आया जारी हुआ नया फीचर। 7 दिन बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे मैसेज। जी हाँ, व्हाट्सएप का डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर सभी के लिए ग्लोबली जारी कर दिया गया है, यानी कि पूरी दुनिया में जो भी व्हाट्सएप चलाने वाले लोग हैं वो लोग अब इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट करके इस फीचर को चेक कर सकते हैं। नए अपडेट के बाद अब आपके पास एक ऐसा विकल्प होगा कि किसी मैसेज को कब डिलीट करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपका भेजा हुआ मैसेज अपने आप ही कुछ दिनों के बाद डिलीट हो जाए, तो अब आप ऐसा कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ये फीचर निजी और ग्रुप चैट दोनों में ही काम करेगा। ये फीचर एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप तीनों ही वर्जन पर काम करेगा। इस फीचर की सेटिंग करने के बाद कोई भी मैसेज 7 दिनों बाद अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फीचर फॉरवर्ड मैसेज पर काम नहीं करेगा, यानी आपके पास कोई मैसेज आया है और आपने उस पर टैप करके किसी और को उसे भेज दिया, तो आप वैसे फॉरवर्ड वाले मैसेज पर इस फीचर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप कॉपी पेस्ट वाले मैसेज पर भी इस फीचर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि इस फीचर को आप किसी कॉन्टैक्ट के डिटेल में जाकर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। साथ ही में आपको बताते चलें कि किसी ग्रुप के लिए इस फीचर का इस्तेमाल सिर्फ एडमिन ही कर सकता है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आपने किसी को मैसेज भेजा और आपने उस मैसेज पर इस फीचर का इस्तेमाल किया है कि वो मैसेज 7 दिन बाद डिलीट हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपने जिसको मैसेज भेजा है वो अपने व्हाट्सएप को 8 दिन बाद ओपन करे, तो क्या आपका मैसेज उसे नहीं मिलेगा? तो इसका जवाब व्हाट्सएप ने खुद दिया है। व्हाट्सएप की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अगर कोई 7 दिन के बाद व्हाट्सएप को ऑन करता है तो नोटिफिकेशन के पैनल में आपका मैसेज दिखाई देगा, लेकिन चैट में पहुंचते ही गायब हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि आपकी चैट किसी को पता ना चले, आप किसी ऐसे व्यक्ति से चैट कर रहे हैं, तो फिर आप इस बेहतरीन फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ओप्पो ने पेश किया रोल होने वाला स्मार्टफोन, बदल सकेंगे स्क्रीन का साइज। जी हाँ, स्मार्टफोन बाजार में अभी तक फोल्डेबल स्मार्टफोन मौजूद थे, लेकिन अब एक काफी अलग तरह का फोन आने वाला है। दरअसल जल्द ही रोलेबल डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन की एंट्री होने वाली है। चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ओप्पो ने रोलेबल डिस्प्ले वाले अपने एक कॉन्सेप्ट फोन को पेश किया है। कंपनी ने इसे ओप्पो X 2021 का नाम दिया है। इसके अलावा ओप्पो ने अपने सालाना कॉन्फ्रेंस में AR ग्लास 2021 को भी पेश किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको सिंपल सी भाषा में बता दें कि आने वाले दिनों में ओप्पो की तरफ से एक ऐसा फोन आ सकता है जिसकी आप स्क्रीन को घटा बढ़ा पाएंगे, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से आप अपने काउंटर का ड्रॉ खोलते हैं। अगर मैं सिर्फ बोलकर बताऊंगा तो शायद आपको समझ नहीं आएगा। इसका एक वीडियो भी आया है, तो आप वीडियो में खुद देख सकते हैं कि फोन की साइज का स्क्रीन छोटा बड़ा कैसे होगा और इसे रोलेबल स्मार्टफोन क्यों कहा जा रहा है। आप इस फोन के वीडियो को कहां पर देख सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इसके बारे में बताने से पहले जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 का करेंगे उद्घाटन। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। ये सम्मेलन 19 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक सरकार, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और एक्टिविटी टेक कम्युनिकेशंस के साथ मिलकर किया है। इस खास कार्यक्रम में नई तकनीक के साथ महामारी के बाद जो चुनौतियां आएंगी उस पर चर्चा की जाएगी। तो पीएम मोदी जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे तो पीएम मोदी की तरफ से बहुत सारी ऐसी बातें आ सकती हैं जो कि पूरे देश को सुनने को मिलेंगी और वो बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो पीएम मोदी अपने नए संबोधन में क्या कहेंगे, आप उसे कहां पर देख सकते हैं, इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। आइए इससे पहले जान लेते हैं आज की और भी महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 10 और 12th के एग्जाम डेट में हो सकता है बदलाव। सीबीएसई बोर्ड जल्द कर सकता है इसका ऐलान। जी हां, देश में चीनी बीमारी महामारी के अब तक काबू नहीं आने और न ही कोई टीका आ पाने से अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षाएं की तारीख आगे बढ़ सकती है। इस बारे में जल्द ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऐलान कर सकता है। देश के ज्यादातर स्कूल अभी बंद पड़े हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास चल रही है। हालांकि बोर्ड पेपर ऑनलाइन नहीं हो सकते, तो इसी की वजह से जो एग्जाम के डेट है वो आगे बढ़ सकते हैं। आपको साथ ही में बता दें कि महाराष्ट्र और गुजरात ने चीनी बीमारी महामारी को देखते हुए अपनी बोर्ड परीक्षाओं को टालने का भी फैसला किया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, शीतलहर लेगी अपने घेरे में। जी हां, पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत समूचे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो 19 या 20 नवंबर से पहाड़ी क्षेत्रों से आकर होने वाली ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत मैदानी राज्यों में तमाम जगहों पर तापमान में भारी गिरावट कर देगी और इसी की वजह से पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में और जो भी इसके आसपास के राज्य हैं उनमें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मेट्रो में यात्री के साथ ले जा सकेंगे साइकिल,
इस शहर में शुरू होगी व्यवस्था। जी हाँ, कोची मेट्रो ने लोगों की सहूलियत बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। केरल के कोची मेट्रो ने यात्रियों को ट्रेन में साइकिल ले जाने की इजाजत दे दी है। इससे यात्रियों को मेट्रो ट्रेन के बाद यहाँ वहाँ जाने में आसानी होगी। इसका मकसद शहर में साइकिल को बढ़ावा देना भी है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें और इससे फिर प्रदूषण को भी रोकने में मदद मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली मुंबई समेत इन रूट पर चलने वाली ट्रेनों के डाइवर्ट हुए रूट, आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, इंडियन रेलवे कोसी कला स्टेशन पर 1 महीने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम शुरू करने जा रहा है, जिसके चलते 1 महीने तक इस रूट से दिल्ली मुंबई और साउथ की ओर जाने वाली गाड़ियां बहुत ज्यादा प्रभावित होंगी। एक तो सर्दी में कोहरे का मौसम और ऊपर से रूट डायवर्जन, ट्रेन का कैंसिल होना और देरी से चलना लाखों रेल यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। जानकारों के अनुसार 1 महीने तक चलने वाले इस काम की वजह से कई ट्रेनें कैंसिल भी कर दी गई हैं। तो इसीलिए अगर आप दिल्ली से मुंबई का सफर करने वाले हैं या साउथ की तरफ जाने वाले हैं तो अपने ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। साथ ही में इंडियन रेलवे से जुड़ी आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पंजाब में किसान आंदोलन के कारण 8 ट्रेनें हुई कैंसिल। जी हाँ, पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के चलते ट्रेनों का संचालन सामान्य नहीं हो सका है। रेल प्रशासन ने 8 ट्रेनों को एक बार फिर से निरस्त कर दिया है, जबकि 2 ट्रेनों के बीच रास्ते से संचालित करने का निर्णय लिया है। जिन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है उनमें कौन सी ट्रेनें शामिल हैं वो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही है। आप उसकी डिटेल वीडियो को रोककर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें किसान आंदोलन के चलते कई दिनों से ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से यानी कि मोदी सरकार की तरफ से किसानों के लिए कुछ कानून लागू किए गए थे, जो कि बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं आए हैं और इसी की वजह से बहुत सारे किसान इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। खास करके पंजाब में सरकार के नए कानून के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें प्रदर्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि दिल्ली में होगा किसानों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन। हरियाणा सरकार को दी गई है चेतावनी कि राह में अड़चन ना बने। जी हाँ, चंडीगढ़ स्थित किसान भवन में पंजाब के 30 किसान संगठनों ने बैठक की। बैठक में दिल्ली में प्रस्तावित आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। आपको बता दें अभी तक ये आंदोलन हरियाणा में चल रहा था, लेकिन अब इसका एक देशव्यापी आंदोलन होने वाला है जो कि दिल्ली में होगा और पूरे देश के किसान इसमें जुड़ने वाले हैं। किसान संगठनों ने दिल्ली आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया है। इसमें किसान के बहुत सारे संगठन शामिल होने वाले हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में किसानों का देशव्यापी आंदोलन होगा। इसको लेकर किसानों के संगठनों ने हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी राह में सरकार अड़चन ना बने। किसान नेता रल्दू सिंह ने बताया है कि यदि रास्ते में हरियाणा सरकार उन्हें रोकेगी तो उनके खिलाफ फिर किसान सख्त प्रदर्शन करेंगे। तो 26 और 27 नवंबर को पंजाब वाला जो किसानों का आंदोलन है वो दिल्ली में आ सकता है। आपको बता दें हमारे देश में सिर्फ एक आंदोलन नहीं चल रहा बल्कि एक दूसरा आंदोलन भी चल रहा है जाटों की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जाटों ने गहलोत सरकार को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम, आरक्षण की मांग पर जाट महापंचायत में आंदोलन की चेतावनी। जी हाँ, राजस्थान में कुछ दिन पहले ही गुज्जर आंदोलन की आग किसी तरह से बुझ पाई थी। केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर बुधवार को यानी कि बीते रोज जाटों ने भी हुंकार भरते हुए आंदोलन के लिए चेतावनी दे डाली है। अपनी मांगों के लिए आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए भूसावर थाने इलाके के गांव पथेना जाट महापंचायत में जाट समाज ने गहलोत सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जाटों ने सरकार को चेतावनी दी है कि ऐसी 4 महापंचायतें जिले में की जाएंगी और फिर उसके बाद एक बार फिर से आंदोलन का बिगुल बज जाएगा, यानी कि राजस्थान में भी आंदोलन होने लगेगा। इसीलिए समय रहते सरकार उनकी मांग को पूरा कर दे, नहीं तो भरतपुर के आरक्षण आंदोलन की आग उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक फैल जाएगी। यानी गुज्जर जाटों ने सरकार को ये चेतावनी दी है कि फिर ये आंदोलन सिर्फ राजस्थान में नहीं रहेगा बल्कि ये दूसरे राज्यों में भी फैल जाएगा। दोस्तों, अगली खबर में बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके ओप्पो के नए कॉन्सेप्ट वाले फोन का वीडियो देख पाएंगे जो कि रोलेबल है। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक मिलेगा जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि पीएम मोदी का जो नया भाषण आता है उसे आप कहां पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जब चीनी बीमारी की दवा बन जाएगी तो ये चीनी बीमारी की दवा पूरे देश के लिए फ्री होनी चाहिए या इस पर चार्ज लगाया जाना चाहिए। फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बनकर तैयार हो सकता है। तो दोस्तों, आज 19 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।